हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मल्टीप्लायर एक्सेलेरेटर इंट्रैक्शन, जिसको कि सुपर मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। बेसिकली इस मॉडल में हम क्या करेंगे, इस मॉडल में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मल्टीप्लायर और एक्सेलेरेटर प्रिंसिपल आपस में मिल के सुपर मल्टीप्लायर बनाते हैं, मतलब इनका इन्वेस्टमेंट का क्या असर पड़ता है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने डिस्कस किया हुआ है और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से। शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं कि YouTube मेरी वॉइस को AI वॉइस में अपने आप ही कन्वर्ट कर देता है। मैंने हाथ पैर जोड़ के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, ऑप्शंस ये खुद ब खुद हो जाता है। बट अगर आपको मेरी AI वॉइस सुन रही है यहाँ पे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो की सेटिंग्स में जाके ओरिजिनल वॉइस की सेटिंग्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। In order to measure the total effect of initial investment on income, Hicks कौन थे जिन्होंने ये थ्योरी बनाई सुपर मल्टीप्लायर की? Hicks has combined the multiplier and accelerator मैथमेटिकली एंड गिवन इट द नेम ऑफ सुपर मल्टीप्लायर। ये जानने के लिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट का इनकम के ऊपर क्या असर पड़ता है, हिक्स ने कंबाइन कर लिया एक्सेलेरेटर को और मल्टीप्लायर को, दोनों को मिक्स कर दिया, मैथमेटिकली दो चार इक्वेशंस दे दी और उसको सुपर मल्टीप्लायर का नाम दिया। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मल्टीप्लायर एंड द एक्सेलेरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड द लेवरेज इफेक्ट, which may lead economy to the very high or very low लेवल ऑफ इनकम प्रोपेगेशन। तो ये जब भी मल्टीप्लायर और एक्सेलेरेटर आपस में मिलते हैं, या तो इकोनॉमी को काफ़ी ऊपर ले जाते हैं, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट गिर रही है तो बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर आ गया तो इकोनॉमी को काफ़ी नीचे ले जाते हैं, ठीक है। द सुपर मल्टीप्लायर इज वर्कड आउट बाय कंबाइनिंग बोथ इंड्यूस्ड कंजम्पशन, दैट इज स्मॉल सी कैपिटल वाई, और चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, दैट इज MPC, ठीक है। तो स्मॉल सी वाई को MPC भी कहते हैं, ये बात आप याद रखना, मैं बाद में शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करूंगा। एंड द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज स्मॉल v कैपिटल वाई, और इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट भी कहते हैं, या फिर चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम भी कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन दोनों चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा ये सुपर मल्टीप्लायर जो है निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। हिक्स divides the initial component into autonomous investment and induced investment, so that investment is equals to जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बन जाए, वेयर IA, दैट इज़ ये वाला पार्ट, इज़ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल v कैपिटल Y इज़ द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। हिक्स ने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में, और फॉलोइंग इक्वेशंस दी, ध्यान से समझना इनको। y इज इक्वल्स टू C+I, आपको ये पता है कि y इज इक्वल्स टू C+S भी होता है, मगर यहाँ हम y इज इक्वल टू C+I लेके चल रहे हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर इनकम में चेंज आया, ध्यान से देखना, तो इस पार्ट में भी चेंज आएगा, तो ये क्या है, स्मॉल सी चेंज इन इनकम, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कौन कौन सी थी, ये दो थी ना, ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आएगा और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आएगा, समझ गई बात। तो हमने दोनों इक्वेशंस में चेंज, मतलब दोनों साइड्स पे चेंज को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब अगर ध्यान से देखें, ये वाला कंपोनेंट स्मॉल सी डेल्टा वाई अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और अगर ये वाली चीज़, ये जो है स्मॉल v डेल्टा वाई, जिसको कि हम ऑटोनॉमस क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, अगर उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो दूसरी साइड गए तो ये भी माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अगर इन सारी चीज़ों में सबसे कॉमन निकाला जाए तो वो डेल्टा वाई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। डेल्टा वाई मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस स्मॉल सी माइनस स्मॉल v, तो यहाँ पे तो वही चीज़ आ गई दोबारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो डेल्टा वाई है इसको दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, डिवाइड नहीं करते, इसको उधर ले जाते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो ये जो डेल्टा I बाई A, दैट इज़ चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ये अगर दूसरी साइड जाता है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दूसरी जगह पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 माइनस C माइनस V इज़ S माइनस V। कैसे, आपको ये पता है C+S 1 होता है, ये पूरी इक्वेशन में हम C+S 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने S की वैल्यू निकालनी है तो वो 1 माइनस C हो जाएगी, ठीक है। तो 1 माइनस C हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो 1 माइनस C है इसकी जगह पे मैंने S डाल दिया, ठीक है। अब ये C+S 1 कैसे लिया हुआ है, ये पुराने मॉडल्स आपको देखने पड़ेंगे, पुरानी वीडियोस पे मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि ये कैसे आया, ठीक है। तो बेसिकली KS इज इक्वल्स टू 1 ओवर
S minus V. KS is the super multiplier, small c is the MPC, और ये जो स्मॉल s मैंने लिया है वो MPS है, और ये जो स्मॉल v है जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट है, MPI जिसको कहते हैं, ठीक है। तो MPC तो पता है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर आपको ये नहीं पता आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके साथ इनके ऊपर मैंने जो वीडियोज़ बनाई हैं वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। द सुपर मल्टीप्लायर टेल्स अस दैट इफ़ देयर इज़ एन इनिशियल इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, सुपर मल्टीप्लायर हमें बताता है कि अगर शुरुआत में इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इनकम विल इंक्रीज बाय KS टाइम्स, इनकम जो है वो KS गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। KS टाइम्स द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जितनी भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ी है इनकम उसका KS टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। So the super multiplier in the general form will be change in income, that is delta y is equals to 1 over 1 minus small c minus small v. small c क्या है, MPC, small v क्या है, MPI, जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो इसी वीडियो के पहले डिस्कस किया है और पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया है। मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट मैंने ऊपर क्या बताया था, ये वाला पार्ट क्या है, KS मतलब सुपर मल्टीप्लायर, तो इसकी जगह हमने सुपर मल्टीप्लायर लिख दिया, और ये चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की जगह चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और ये ओवरऑल फार्मूला बन गया कि जो हमारी इनकम में चेंज आएगा वो जितना भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है उसका KS गुना जो भी चेंज आएगा उसको सुपर मल्टीप्लायर कहा जाता है, ठीक है। लेट अस एक्सप्लेन द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ द मल्टीप्लायर एंड द एक्सेलेशन इन टर्म्स ऑफ द अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन की टर्म्स में सपोज स्मॉल c जो कि MPC है इज 0.5, स्मॉल v जो कि MPI है वो 0.4 है, एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय ₹100 करोड़, ठीक है। द इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम विल बी, इनकम में चेंज कितना आया, 1 over 1 माइनस 0.5 माइनस 0.4 मतलब माइनस C माइनस V हो गया, समझ की बात, इनटू 100, क्योंकि 100 करोड़ से बड़ी है ना चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो ये 1000 करोड़ आएगी। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं 100 करोड़ से तो 1000 करोड़ में इनकम में चेंज आएगा, समझ की बात। आपको पेपर में ये लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि पेज भी भरने होते हैं पेपर में। इट शोज दैट अ राइज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बाय ₹100 करोड़ हैज़ रेज्ड इनकम टू ₹1000 करोड़। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को 100 करोड़ से चेंज किया तो इनकम 1000 करोड़ से चेंज होगी। द सिंपल मल्टीप्लायर वुड हैव रेज द इनकम टू ओनली ₹200 करोड़। अगर हम मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालें जो कि इस इक्वेशन में 2 निकलती है क्योंकि MPC 0.5 है, आपको पता है ना मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1 over 1 माइनस MPC, ठीक है। अगर हम इसके अंदर जो है अपनी वैल्यू डालें MPC की जो कि हमारी 0.5 है तो सिंपली ये 2 निकलती है मल्टीप्लायर की वैल्यू। अगर हम सिर्फ मल्टीप्लायर की बात करते तो इनकम सिर्फ 200 करोड़ बढ़ती, मगर अब एक्सेलेशन प्रिंसिपल का भी इसमें जो है रोल है इसलिए 1000 करोड़ से बड़ी है। बट द मल्टीप्लायर कंबाइंड विद द एक्सेलेशन प्रिंसिपल KS जिसकी वैल्यू आई है 10 मतलब 10 टाइम्स हो गया ना, हैज़ रेज द इनकम to ₹1000 crores which is higher than generated by the simple multiplier। तो सिंपल मल्टीप्लायर से इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं होनी थी जितनी इससे जनरेट होगी। तो दोनों का जब भी इंटरेक्शन होता है मल्टीप्लायर और एक्सेलेटर का उसे काफ़ी ज़्यादा गुना इनकम में इंक्रीज आता है। गिवन टेबल शोज, टेबल्स लिखा है मैंने, मैं यहाँ टेबल लिख देता हूँ, ठीक है। गिवन टेबल shows that the process of income propagation via the multiplier and accelerator with the value of super multiplier KS which is equal to 10 leads to a rise in income to 1000 crore with the initial investment of 100 crore। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो मैंने टाइम पीरियड का बनाया हुआ है, सेकंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, थर्ड इंड्यूस्ड कंजम्पशन का जो कि मैंने C की वैल्यू C की वैल्यू 0.5 ली हुई है जो कि MPC है, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने 0.4 इसमें जो V की वैल्यू MPI वो है 0.4, और इंक्रीज इन इनकम लिया हुआ है, और नेक्स्ट कॉलम में मैंने लिया हुआ चेंज टोटल इंक्रीज इन इनकम। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने यहाँ डिस्कस किया कि T+0 टाइम पीरियड में अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 है तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी 0 है और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी 0 है और ये सारी चीज़ें 0 हैं। मगर अगर मैं 100 इन्वेस्टमेंट करता हूँ
तो इस टाइम तो इंड्यूस कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर दूसरी तरफ देखें तो इनकम में इनकम 100 से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन इनकम का क्या फार्मूला है, दैट इज स्मॉल सी प्लस वी। स्मॉल सी क्या है 0.5, और अगर वी को इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है इसको मैंने टेबल को एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझना, कोई चीज़ स्किप ना करना, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगी। इन द पीरियड T+1 constant investment of rupees 100 crore is injected in the economy, but there is no immediate induced consumption or immediate investment. T+1 में अगर आप देखोगे तो 100 करोड़ तो इन्वेस्ट कर दिए, मगर ये जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है इसमें अचानक से इंक्रीज नहीं आया, उसी टाइम इंक्रीज नहीं आता। इन टाइम पीरियड T+2 induced consumption of rupees 50 crore takes place out of the income of rupees 100 crores of time period T+1। टाइम पीरियड T+1 में जो भी हमारी इनकम 100 करोड़ हुई थी, ये जो इनकम में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, क्योंकि ये जो स्मॉल सी है मतलब MPC है, ये 0.5 है, मतलब जितना भी इंक्रीज़ हुआ है उसका हम आधा खा रहे हैं, तो जो भी 100 करोड़ बढ़ी थी उसमें में से आधी ही खा पा रहे हैं, समझ की बात। और बाकी जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो 0.4 थी, तो इसकी 0.4 कितनी हुई, इसकी मतलब 40% कितनी हुई, 40। ठीक है, सिंस द MPC इज 0.5 while there is an induced investment of rupees 40 crores out of 100 crores, क्योंकि V की वैल्यू 0.4 है मतलब 40%, तो 100 में से 50% तो कंजम्पशन में चला गया और 40% चला गया इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो टोटल अगर हम ये जो करें C+V, तो ये कितनी आ गई वैल्यू 90, और 100 रुपये और इन्वेस्ट कर दिया, और ये 50 और 40 90 हो गए, और 100 रुपये और इन्वेस्ट किया तो ये 190 हो गए, क्योंकि 100 + 90 इज़ 190। समझ गए बात। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। द इंक्रीज इन इनकम from period 1 to 2 is 50 + 40, that is 90. The increase in income in different periods can be calculated. इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, that is change in YT+2, मतलब टाइम पीरियड T+2 में कितना चेंज आया इनकम में, दैट इज स्मॉल सी जो कि 0.5 है, इनटू जो भी इनकम थी पुरानी जो कि 100 थी T+1 में, प्लस V की वैल्यू कितनी है 0.4, और फिर डेल्टा T+1 मतलब डेल्टा YT+1 मतलब पुरानी इनकम में कितना चेंज आया, दैट इज़ 100। तो इसको सॉल्व करें तो ये 90 आ जाता है। तो ये इक्वेशन में यहाँ से आपने 90 ले लिया। तो सिंपल वर्ड्स में बच्चे इनको भी कभी कभी टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 90 आया, 90 और ये 100 और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो टोटल इंक्रीज इन इनकम 190 बन गया। सिमिलरली द इंक्रीज इन इनकम इन पीरियड T+3 कैन बी कैलकुलेटेड बाय द सेम फार्मूला। तो वही फार्मूला है, तो वही फार्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो चेंज इन इनकम है वो 81 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये सारा का सारा सिस्टम करना है। ठीक है, द टोटल इंक्रीज इन इनकम इन द कॉलम 6 लास्ट कॉलम में इज अराइव्ड बाय एडिंग द इंक्रीज इन इनकम, जो इनकम में इंक्रीज है कॉलम 5 में, ऑफ द करंट पीरियड ऑफ द टोटल इंक्रीज इन इनकम, और इन इनकम ये सारा का सारा जो है ये इसका टोटल निकला है। समझ की बात, ये सबका टोटल कर देंगे तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रीवियस पीरियड्स में जो इनकम थी उन सबको टोटल करते रहेंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द टोटल इंक्रीज इन इनकम इन द कॉलम 6 in time period T+2 of rupees 190 is arrived by adding the increase in income of column 5, जो column 5 में increase in income हुआ है ये वाला। ठीक है, उसको किससे इंक्रीज करेंगे, ऑफ दिस पीरियड ऑफ द टोटल इंक्रीज इन इनकम बाय 100 ऑफ कॉलन 6। कॉलन 6 में जो 100 से इंक्रीज हुआ उसको ऐड कर देंगे, जो भी प्रीवियस कॉलन में T+1 है उसके साथ। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो प्रीवियस कॉलन है 100 उससे वो ऐड होता रहेगा। समझ की बात, ये जो चीज़ है ये लगातार इसमें ऐड होती रहेगी, और ये वैल्यूज़ का जो फार्मूला है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो उस तरीके से आप ये फार्मूला निकाल लोगे। तो इसका एक डायग्राम भी है, वो भी मैं बताता हूँ। सिमिलरली द टोटल इंक्रीज इन इनकम इन period T+3 is 271, that is equal to increase in the income of 81 in the time period, in this time period, जो इस टाइम पीरियड में 81 से इनकम बढ़ी है ये वाली, प्लस इसको किस में प्लस करेंगे 190 ऑफ द कॉलन 6 ऑफ द पीरियड T+2, जो T+2 में अगर हम देखें तो ये 190 इंक्रीज हुई है, तो इसमें ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होते होते ये सारी की सारी चीज़ें तभी बढ़ेंगी। ठीक है, तो आपको इसको टेबल को अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको समझ नहीं आएगा। तो जब भी मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूँ आपके लिए, तो मेरे को तो ऊपर नीचे करके आपको दिखाना पड़ रहा है, पहले आप पॉज करके टेबल लिख लें और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये वैल्यू कहाँ से निकली। दिस cumulative process of income propagation continues till
इन पीरियड टी प्लस एन। तो ये लगातार चलता रहेगा जब तक टी प्लस एन पीरियड मतलब एन टाइम्स तक नहीं हो जाता। तो ये एन टाइम्स तक देखें तो ये 1000 करोड़ तक पहुंच गया है, ठीक है। तो उसके बाद इंड्यूस कंजम्पशन, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इन जो इनकम है ये श्रिंक टू ज़ीरो नहीं हो जाएगी, ये तब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब ये जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन है दैट इज़ अपना एमपीसी की वैल्यू जो 0.5 लेके हम इंड्यूस कंजम्पशन निकालते हैं, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ये तीनों चीज़ें जब तक ज़ीरो नहीं होती तब तक ये लगातार चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद इफ़ वी एड अप द इंक्रीज इन कंजम्पशन, investment and income from time period t plus 1 to t plus n, the total income increases to rupees 1000 करोड़। तो ये टोटल इंक्रीज इन इनकम 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी, और टोटल कंजम्पशन जो है वो 500 करोड़ हो जाएगी, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 400 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि ये 50% तो कंज्यूम करना था ना हमने 1000 करोड़ का, और 40% 1000 करोड़ का हमने इन्वेस्ट करना था, समझ के बात। गिवन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 100 करोड़, तो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं तो जो टोटल इनकम में जो इंक्रीज आता है वो 1000 करोड़ होता है, और 1000 करोड़ में से 500 करोड़ हम कंज्यूम कर लेंगे और 400 करोड़ हम इन्वेस्ट कर देंगे। द डायनेमिक पाथ ऑफ द इनकम इज शोन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से बढ़ी। इनकम इज मेजर्ड वर्टिकली, यहाँ पे इनकम दिया हुआ है, टाइम पीरियड नीचे दिया हुआ है, और एंड टाइम हॉरिजॉन्टली। द कर्व OYT, ये जो कर्व है OYT शोज द टाइम पाथ ऑफ इनकम विद अ सुपर मल्टीप्लायर ऑफ 10। तो सुपर मल्टीप्लायर अगर 10 मान के चल रहे हैं तो ये इस हिसाब से कर्व जा रही है। द कर्व राइजेज विद द टाइम एंड रीचेज द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल एट y1। तो लगातार इनकम बढ़ती रही और y1 पे पहुंच गई, एंड देन फ्लैटन्स आउट, क्योंकि उसके बाद फ्लैटन होगी, उसका असर खत्म हो गया। इट इंडिकेट्स दैट इनकम इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट। तो ये शो करता है कि इनकम बढ़ तो रही है मगर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है। तो एक टाइम पे आके जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू ज़ीरो तो होनी है, ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी तो हम वो इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। और बेसिकली ये किस पे डिपेंड करता है, ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि एट ए टाइम जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी, वो जो एक बार इन्वेस्टमेंट हमने की उसका असर कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही होना है। तो इसीलिए ये बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट से, मगर एक टाइम पे आके फ्लैटन आउट हो जाता है, जो हमें ये शो करता है कि टाइम के चेंज होने से जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमने 100 करोड़ की थी उसकी जो असर है वो आस्ता आस्ता आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक और तरीका है कि हम लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहें, कंटिन्यूस इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट करते रहें, ताकि इकॉनमी लगातार नए लेवल ऑफ इनकम पे जाती रहे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो AI वॉइस में थी तो आप AI वॉइस को चेंज कर सकते हैं, वीडियो की सेटिंग्स में जाके जो इसकी साउंड है वो ओरिजिनल कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।